नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर में गिरावट। ओडिशा सरकार ने कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद शैक्षणिक संस्थानों को फिर खोलने की घोषणा की। देश में अब तक 168 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसरो इस वर्ष अगस्त में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में 216 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से नामांकन पत्र भरेंगे। भारत ने चीन द्वारा शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनीतिकरण करने पर खेद व्यक्त किया। भारतीय दूतावास के प्रभारी अधिकारी इन खेलों के उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे। और आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू इब्राहिम अमरीकी सैन्य बलों की कार्रवाई में मारा गया। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर में गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में कहा कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की दर 96 से 99% के बीच है। इस बीच केरल और मिजोरम में कोविड संक्रमण में वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन की लहर के दौरान अस्पतालों में सर्जरी सुरक्षित है। पुराने समय में एक डेटा बताया गया था कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं वह कुछ समय तक सर्जरी अवॉइड करें क्योंकि हो सकता है उनका रिस्क एलिमेंट थोड़ा बढ़ चुका हो। लेकिन जो प्रेजेंट एविडेंस अभी इस वाले समय में इस पर्टिकुलर वेरिएंट में जो नोट की जा रही है कि सर्जरी सेफ है और किसी भी तरह की हायर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन और डेथ से रिलेटेड नहीं है। इसलिए वह पेशेंट जो कोई भी अपनी सर्जरी कराना चाहे, चाहे वो कोविड पॉजिटिव हो, चाहे कोविड-19 हो, उनको हमें डिनाई करने की या उनको रेगुलेट करने की शायद आवश्यकता नहीं रहेगी और वह समय पर अपनी सर्जरी करा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि महामारी की स्थिति में सुधार हुआ है और कोविड संक्रमण में कमी आई है। 268 जिलों में संक्रमण दर 5% से नीचे है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 168 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 50 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 1 करोड़ 38 लाख एहतियाती डोज लगाए गए हैं। 4 करोड़ 82 लाख से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए सोमवार से शिक्षा संस्थान फिर से खोलने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज और व्यावसायिक कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों सहित 8वीं कक्षा और उससे ऊपर के स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले सभी शिक्षा संस्थानों को 7 फरवरी से विद्यार्थियों की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ शिक्षण शुरू करना चाहिए। निचली कक्षाओं के लिए स्कूलों में कक्षाएं 14 फरवरी से शुरू होंगी। हालांकि विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षाएं चुनने का विकल्प होगा। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रूप से स्कूल या कॉलेज में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस साल अगस्त में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 भेजेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी।
डॉक्टर सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की परिकल्पना को साकार करने का काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि मिशन से संबंधित हार्डवेयर और उनके परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं और इसरो अगस्त में चंद्रयान 3 प्रक्षेपित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस साल इसरो का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने की संभावना है क्योंकि गगनयान और आदित्य सौर मिशन जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद जाएंगे। वे हैदराबाद के निकट पाटन चेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी तीसरे पहर स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 216 फुट ऊंचा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के भक्ति आंदोलन के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाया गया है। उन्होंने जीवन में धर्म, जाति और संप्रदाय सहित सभी पहलुओं में समानता के विचार को प्रोत्साहित किया था। ये स्टैच्यू विश्व की सबसे बड़ी धातु निर्मित प्रतिमाओं में से एक है। श्री मोदी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के चारों ओर बनाए गए भगवान विष्णु के एक जैसे 108 मंदिर दिव्य देशम देखने भी जाएंगे। रवि कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री ने इस खबर को उत्साहजनक बताया है कि दक्षिण एशिया में भारत में रामसर स्थलों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर स्थल कहा जाता है। ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने और वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं की रक्षा करने की भारतीयों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। राज्य में 7 चरणों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक वोट डाले जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छठे चरण में राज्य के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इनमें से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ये 10 जिले हैं अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और बलिया। नामांकन 11 फरवरी तक किए जा सकेंगे और नामांकन की जांच 14 फरवरी को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 16 फरवरी रहेगी। इस चरण में जो दिग्गज नेता अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे उनमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी, भाजपा नेता शलभ मणि त्रिपाठी, वर्तमान सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी और हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए नेता लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे। वे गोरखपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोरखपुर जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया के दौरान श्री योगी आदित्यनाथ के साथ होंगे। नामांकन से पहले श्री शाह गोरखपुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जालौन जिले में, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गाजियाबाद जिले में प्रचार करेंगी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती आज अमरोहा जिले में एक रैली को संबोधित करेंगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी आगरा जिले में प्रचार करेंगे। इस बीच उत्तराखंड में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। विभिन्न दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। पंजाब और मणिपुर में भी चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। गोवा में 14 फरवरी को मतदान होना है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नेता घर घर जाकर प्रचार पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने आधुनिक गोवा के विकास के लिए 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। श्री सावंत ने कहा कि यदि बीजेपी की सरकार फिर बनती है तो राज्य में बंद पड़े माइनिंग कार्यों को 6 महीने के भीतर शुरू किया जाएगा। प्रमोद सावंत ने लोगों से कांग्रेस, आप और टीएमसी के लुभावनी वायदों से बचने की अपील की। दूसरी ओर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद चौडनकर ने कहा कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कथित रूप से अवैध नियुक्ति प्रक्रिया की जांच के लिए विशेष आयोग
आयोग का गठन किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष पवन कुमार वर्मा ने लोगों से गोवा की राजनीतिक और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए भाजपा उम्मीदवारों को हराने का अनुरोध किया। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के गठन का वायदा करते हुए आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनूठे तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपनी पार्टी में बने रहें, लेकिन गोवा के भविष्य के लिए आपके उम्मीदवारों को वोट दें। एनसीपी और शिवसेना के अलावा रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टी, जय महाभारत पार्टी, गोविंचो स्वाभिमान पार्टी और संभाजी ब्रिगेड के नेता भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी गोवा से कृष्ण कुमार लाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर में गिरावट। ओडिशा सरकार ने कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद शैक्षणिक संस्थानों को फिर खोलने की घोषणा की। देश में अब तक 168 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसरो इस वर्ष अगस्त में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में 216 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से नामांकन पत्र भरेंगे। भारत ने चीन द्वारा शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनीतिकीकरण करने पर खेद व्यक्त किया है। भारतीय दूतावास के प्रभारी अधिकारी इन खेलों के उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे। सीरिया में आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू इब्राहिम अल हाशिम अल कुरैशी अमरीकी विशेष बलों की आतंकरोधी कार्रवाई में मारा गया। भारत ने कहा है कि चीन का शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनीतिकरण करना खेदजनक है। खेल आयोजन में चीन द्वारा गलवान सैनिक को मशाल वाहक बनाने की खबर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल कहा कि पेइचिंग में भारतीय दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे। The Chinese side has chosen to politicize an event like the Olympics. I wish to inform that our Chargé d'Affaires of the Embassy of India in Beijing will not be attending the opening or the closing ceremony of the Beijing 22 Winter Olympics. चीन की पीएलए द्वारा अरुणाचल प्रदेश के एक लड़के को प्रताड़ित करने के बारे में श्री बागची ने कहा कि भारत ने इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ उठाया है। सीरिया में आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी अमरीकी विशेष बलों की आतंकरोधी कार्रवाई में मारा गया है। ये जानकारी कल रात अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी। उत्तर पश्चिम सीरिया में बुधवार की रात में एक छापे के दौरान अमरीकी सुरक्षा बलों द्वारा घिर जाने के बाद उसने स्वयं को और अपने परिवार के सदस्यों को विस्फोट से उड़ा दिया। लगभग 50 अमरीकी विशेष कार्रवाई बल हेलीकॉप्टरों से विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरिया में उतरे और आतंकियों के खिलाफ करीब 2 घंटे तक कार्रवाई चली। अमरीकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा कि इस कार्रवाई में 4 नागरिक और 5 लड़ाके भी मारे गए। 10 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पुणे के यरवदा क्षेत्र में कल रात एक निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा ढहने से 5 लोग मारे गए और 5 घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने दुर्घटना में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कल सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। ट्वीट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये दुर्घटना कल शाम किश्तवाड़ जिले के नागरैना के निकट हुई, जिसमें एक मारुति इको वैन खाई में जा गिरी थी। इसमें 6 यात्री सवार थे। रिजर्व बैंक ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ईटीपी से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों से निवेशकों को सतर्क रहने की अपील की है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इन विज्ञापनों में विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़ी सुविधाओं के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। ये विज्ञापन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म, गेमिंग से जुड़े ऐप और इसी प्रकार के अन्य माध्यमों पर दिखाए जा रहे हैं।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि विदेशी मुद्रा लेन देन अधिकृत एजेंसियों से ही किया जाना चाहिए, जिनकी सूची रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रिजर्व बैंक ने नासिक के इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक को परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके लिए जल्द ही परिसमापक की नियुक्ति की जाएगी। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान कर सके। रिजर्व बैंक ने कहा कि परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता केवल 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि हासिल करने का पात्र होगा। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक में करोड़ों रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी और बैंक के पूर्व निदेशक दलजीत सिंह बल को कल बिहार के रक्सौल में भारत नेपाल सीमा के निकट गिरफ्तार कर लिया गया। दलजीत सिंह 6,700 करोड़ रुपए से अधिक के पीएमसी बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है। घोटाला सामने आने के बाद पीएमसी बैंक के 20 खाताधारकों ने आत्महत्या कर ली थी। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस घोटाले की जांच कर रही है। बंबई उच्च न्यायालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा दायर अवमानना याचिका पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक से जवाब मांगा है। न्यायालय ने समीर वानखेड़े पर उनके अवैध लाइसेंस, फर्जी जाति प्रमाण पत्र और आर्यन खान ड्रग मामले में लगातार आरोप लगाने के श्री मलिक के इरादे पर नाराजगी जताई। श्री मलिक को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति देते हुए सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज से ठीक 100 साल पहले 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन ने अगले 1.5 साल में जैसे जैसे गति पकड़ी, देश भर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। जनवरी 1922 में गोरखपुर कांग्रेस कमेटी और खिलाफत कमेटी ने किसानों से विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर धरने का नेतृत्व करने का आग्रह किया। पुलिस ने विदेशी कपड़ों का व्यापार का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस घटना से स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। 4 फरवरी को चौरी चौरा कस्बे में लोग जमा हो गए और चौरी चौरा थाने के नजदीक मुंडेरा बाजार में धरना देने के लिए निकल पड़े। पुलिस ने जब गोलियां चलाईं तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा।
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर हमला बोला। भीड़ ने थाने में आग लगा दी। 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और पुलिस की काफी संपत्ति नष्ट हो गई। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला किया, जिसे अंततः 12 फरवरी 1922 को रोक दिया गया। चौरी चौरा घटना के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा चलाया। उनमें से 6 की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। 8 महीने के लंबे मुकदमे के बाद 172 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले पर गंभीर प्रतिक्रिया हुई थी, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले को संशोधित किया और 19 को मौत की सजा, 110 को आजीवन कारावास और शेष को लंबे कारावास की सजा सुनाई। इन शहीदों के सम्मान में इस स्थल पर आज शहीद स्मारक खड़ा है। देश के इन वीर सपूतों को हम नमन करते हैं। आज हम राष्ट्रवादी नेता M.A. अयंगर को भी याद करते हैं। इनका पूरा नाम मदभूषी अनंत सायानाम अयंगर था। इनका जन्म 4 फरवरी 1891 को आध्यात्मिक शहर तिरुपति के पास तिरुचनूर में हुआ था। श्रीनिवास वेंकटेश भक्तवत्सल भागवत प्रिय। अयंगर बहुत छोटी आयु में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। वे अपने गृह राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख व्यक्तियों में से थे। गांधी जी के असहयोग के आह्वान पर अयंगर ने 1921-22 के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी। 1940 और 1944 के बीच अयंगर को पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह अभियान और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए लगभग 3 साल की कैद हुई थी। जब जीवी मावलंकर को विधायी कार्यों के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो अयंगर को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। 1952 में जब पहली लोकसभा का गठन किया गया, तो अयंगर उपाध्यक्ष पद के लिए सबकी पसंद थे। जीवी मावलंकर के आकस्मिक निधन के बाद अयंगर को 8 मार्च 1956 को लोकसभा की अध्यक्षता करने के लिए सर्वसम्मति से चुना गया था। पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान अयंगर ने स्वयं को संसदीय जीवन में उच्च परंपराओं का योग्य उत्तराधिकारी साबित किया। इस प्रकार अयंगर दूसरी और तीसरी लोकसभा में भी सर्वसम्मत से सदन के अध्यक्ष बने। 1962 में उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा करने के लिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अयंगर शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने संस्कृत और भारतीय संस्कृति के अध्ययन और प्रचार में बहुत रुचि ली। 19 मार्च 1978 को अंतिम सांस ली। आकाशवाणी इस महान नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रेमी आज प्रतिष्ठित गायक पंडित भीमसेन जोशी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुरोधा पंडित भीमसेन जोशी अपने ख्याल, भजन और अभंग गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान वर्षा और बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र में आज भारी बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल क्षेत्र के चमोली और उत्तरकाशी जिलों में पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है, लेकिन पर्यटक शहर में हिमपात का आनंद ले रहे हैं।
और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। चेन्नई में सुबह कोहरा छाया रहा, दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। उत्तर में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में इम्फाल, गुवाहाटी, शिलंग, ईटानगर, कोहिमा, गैंगटोक, आइजोल और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 4 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और अलका, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी सिद्धार्थ, गलवान घाटी में भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प में शामिल चीनी कमांडर को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में सम्मानित करने को लेकर भारत के कड़े रुख अपनाने की खबर को सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला लिखता है, बीजिंग ओलंपिक का कूटनीतिक बहिष्कार, समारोह में नहीं जाएंगे भारतीय अधिकारी। नवभारत टाइम्स ने अमेरिका द्वारा चीन के इस कदम की आलोचना की और इसे शर्मनाक करार दिए जाने को विस्तार से दिया है। पत्र की सुर्खी है, अमेरिका ने कहा भारत का साथ देंगे। अमेरिका की ओर से भारत की संप्रभुता का समर्थन जारी रहेगा। अमर उजाला ने सेना प्रमुख के हवाले से लिखा है, भविष्य के संघर्षों का ट्रेलर देख रहा भारत, हमारे विरोधी अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान को भी लगभग सभी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। जनसत्ता की सुर्खी है, देश भर में कोरोना की तीसरी लहर अब ढलान पर, महामारी की स्थिति में सुधार। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, कमजोर पड़ रही तीसरी लहर, लगातार तीसरे दिन 2 लाख से कम मामले, 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में घटे केस, संक्रमण दर भी कम। पत्र लिखता है, संक्रमण दर 5% से कम होने पर राज्य सरकार स्कूल दोबारा खोलने का निर्णय ले सकता है। संसदीय समिति की टोल टैक्स वसूलने के लिए वाहनों में लगाए गए फास्टैग को हटाने की सिफारिश करने और टोल टैक्स जीपीएस के जरिए सीधे बैंक खाते में लेने की सिफारिश को हिन्दुस्तान ने सुर्खी दी है, वाहनों से हटेगा फास्टैग, बैंक खाते से कटेगा टोल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण दर में गिरावट। ओडिशा सरकार ने कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद शैक्षणिक संस्थानों को फिर खोलने की घोषणा की। देश में अब तक 168 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसरो इस वर्ष अगस्त में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में 216 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सीट से नामांकन पत्र भरेंगे। भारत ने चीन द्वारा शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनीतिकरण करने पर खेद व्यक्त किया। भारतीय दूतावास के प्रभारी अधिकारी इन खेलों के उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे। और सीरिया में आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी अमरीकी विशेष बलों की आतंकरोधी कार्रवाई में मारा गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।